नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हिंदू हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लोग क्या करते हैं। इस कार्यक्रम में हम आज के दिन के प्रमुख समाचार पत्र जो हैं यूपीएससी के लिए, आमतौर पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, कभी कभी उसमें हम बिजनेस लाइन या कोई और अखबार भी ऐड करते हैं, उनसे जुड़े हुए जो भी आज के हमारे हिसाब से प्रमुख संपादकीय होते हैं, ऐसे संपादकीय जिनका हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्व होता है, उन संपादकीयों की हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं कि वो संपादकीय ऐसी क्या बात कहते हैं जो समझना हमारे लिए आवश्यक है। ठीक है, तो आज है 28 जून, 147वां एपिसोड हमारा है मेरी गणना के हिसाब से, जो कि थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन तकरीबन हम ये मान के चलते हैं 147 एपिसोड्स आज हम समाप्त कर लेंगे। 150 के बहुत नजदीक हम पहुंच रहे हैं और मैं बार बार आपका आभार जताता हूं। आप लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, इसको सफल बनाते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं और उसके कारण ही इससे लोग जुड़ते हैं और ये कार्यक्रम एक निर्बाध रूप से चल रहा है। आज मैं आपसे एक अपील ये भी करना चाहूंगा कि अगर आप इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं, आपको लगता है कि ये कार्यक्रम उपयोगी है, प्रयोगशाली है, आपके लिए किसी न किसी तरह से काम आएगा, तो आप इसे सिर्फ अकेले ना देखें बल्कि अपने परिवार में अपने मित्रों को, सहपाठियों को, आपके छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को इस कार्यक्रम के बारे में बताएं और इसका लिंक भेजें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे जुड़ पाएं। ये एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरा आग्रह है आपसे कि अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम जो है वो और बड़ा और बेहतर कार्यक्रम बनेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यार ये आपको पता ही है, मैं आपको बार बार बताता हूं कि स्टडी IQ IAS का जो P2I कार्यक्रम है, जो हमारा एक क्विंट एसेंशियल, हमारा जो मुख्य एक प्रोग्राम है जिसको हम P2I प्रोग्राम बुलाते हैं, जो पहले इंग्लिश में चलता था यानी कि बाइलिंगुअल भाषा में चलता था, वो अब हिंदी में भी चल रहा है। हिंदी का इसका बैच प्रारंभ हो चुका है। इनफैक्ट तीनों भाषाओं में एक बैच जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में और बाइलिंगुअल जो होता है इंग्लिश जिसको बोलते हैं। तीनों का जून बैच जो है वो प्रारंभ हो चुका है। 30 तारीख इससे जुड़ने की लास्ट डेट है। 30 जून तक ही आप इस बैच से जुड़ पाएंगे। शाम को 6 बजे क्लासेस होती हैं और AJ लाइव कोड लगा के आप इस बैच को मात्र 29,999 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा से लेके इंटरव्यू तक की तैयारी जो है आपको इस बैच में कराई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी जो है आपकी, प्रीलिम्स तक की तैयारी आपकी ऑनलाइन होगी। उसके बाद अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो फिर आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। वहां पर आपको बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के दिल्ली में रखा जाएगा। वहां पे आपका पूरा खर्चा जो है संस्थान उठाएगा और आपको मेंस के लिए जो एक थोड़ी हार्डकोर तैयारी चाहिए होती है वो कराई जाएगी। यही प्रक्रिया इंटरव्यू के लिए भी फॉलो की जाएगी। तो इस बात को समझें कि ये जो आप 29,999 रुपए आप पे करेंगे, ये एक तरह से आपकी पूरी कवरेज है। इसमें आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, इसमें आपको MCQs दिए जाएंगे, सारी टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस की सब इसमें सम्मिलित होंगी। आपको छपी हुई किताबें जो हैं, हार्ड कॉपी जो है किताबों की, वो भी इसमें प्रदान की जाएगी। तो आपकी तैयारी का ये एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप 29,999 रुपए में आप इस प्रोग्राम को पा सकते हैं, AJ लाइव कोड अगर आप लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शनल कोर्सेज जो हैं हमारे पास बहुत सारे हैं। 8 वैकल्पिक विषय हैं, उनमें से 7 जो हैं वो बाइलिंगुअल हैं, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। हिंदी साहित्य जो है ये केवल हिंदी भाषा में है। तो AJ लाइव कोड लगाकर आप इन वैकल्पिक विषयों को भी 13,999 में प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ कुछ चर्चा करना चाहते हैं, कुछ सवाल हैं आपके, तो आप उसके लिए अतुल जैन UPSC गाइडेंस नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, जिस पर क्लास खत्म होने के बाद आमतौर पर इस क्लास की प्रेजेंटेशन आती है। atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल ID है। इन सारे तरीकों से आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न बार बार आ रहा है मेरे पास पिछले कुछ दिनों से कि यूपी PCS के लिए या फिर किसी अन्य राज्य के, आमतौर पे यूपी वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं कि यूपी PCS के लिए कोई बैच है क्या। तो एज ऑफ नाउ इस समय यूपी PCS वाला बैच जो है वो चालू नहीं हो रहा है। तो अगर इसमें कोई बैच आगे आता है तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये P2I कार्यक्रम जो है ये, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि यूपी PCS और
यूपीएससी का सिलेबस जो है वो 100% सेम है। मतलब उसमें तो यूपीपीसीएस में तो उन्होंने एकदम ही आइडेंटिकल सिलेबस कर दिया है। बस आपकी जो तैयारी है उसमें आपको थोड़ा सा यूपी स्पेशल एक किताब और पढ़नी पड़ती है, उसके अलावा पूरा का पूरा सिलेबस आइडेंटिकल है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं P2I बैच इत्यादि से, तो आपकी यूपीपीसीएस की तैयारी उससे स्वतः हो जाती है, अपने आप हो जाती है। तो आप में से जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो P2I बैच से जुड़ सकते हैं, बिना किसी संदेह के, बिना किसी समस्या के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं भाई आज की चर्चा को। तो आज की चर्चा में हमारा पहला विषय जो है, जो पहला टॉपिक जिसको आज हम टच करेंगे वो है NIRF रैंकिंग। ठीक है, तो NIRF क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये एक क्या है? एक प्रकार की रैंकिंग है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो NIRF क्या है कि भाई भारत में शैक्षणिक संस्थान जो हैं, और उच्च शैक्षणिक संस्थान, स्कूल नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वगैरह जो हैं, उनकी रैंकिंग एक हमेशा लोगों के दिमाग में रहती है ना। हम लोग हमेशा कहते हैं कि भाई हमारे यहां सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है, सबसे अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज कौन से हैं, आर्ट्स के कौन से हैं, साइंस के कौन से हैं, फार्मेसी के कौन से हैं। तो इस चीज को लेकर इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आती थी, आपको याद होगा जब हम भी छोटे थे, स्कूल में थे, अब भी आती है, अब उतनी पॉपुलर नहीं है शायद वो, लेकिन उस समय तक और कोई रैंकिंग होती नहीं थी। तो इंडिया टुडे की एक रैंकिंग आती थी कि यार देश का सबसे अच्छा, क्योंकि मैं थोड़ा इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड था तो हम बड़ा ध्यान से देखते थे यार कौन सा IIT आजकल टॉप पे चल रहा है। तो इस प्रकार की रैंकिंग्स आती थी बार बार। तो सरकार ने क्या किया, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक इसके लिए औपचारिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने एक ये रैंकिंग प्रारंभ कर दी जिसका नाम है NIRF, यानी कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो सरकार यह करती है कि भारत के जो भी उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, अलग अलग कैटेगरीज में उनकी रैंकिंग बनाती है। तो भारत सरकार क्या करती है, जैसे यूनिवर्सिटीज की, विश्वविद्यालयों की एक अलग रैंकिंग है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की अलग रैंकिंग है, फार्मेसी कॉलेजेस की अलग रैंकिंग है, मेडिकल कॉलेजेस की अलग रैंकिंग है, साइंस कॉलेज की अलग रैंकिंग है, वगैरह वगैरह। इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज में इसमें भारत सरकार कॉलेजों को कहती है कि आप इसमें भाग लीजिए, आपको हम जज करेंगे बहुत सारे क्राइटेरिया पे, और उस क्राइटेरिया के आधार पे हम एक लिस्ट निकालेंगे कि भाई देश के शीर्ष 100 कॉलेज कौन से हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो ये एक बहुत ही औपचारिक प्रक्रिया है। आमतौर पे कॉलेजेस इसमें भाग लेते हैं क्योंकि कॉलेज को पता है कि यार अगर इस रैंकिंग में वो फीचर कर गए, अगर इस रैंकिंग में वो आ गए, तो निश्चित तौर पे ये उनकी उपलब्धि मानी जाएगी और अगले वर्ष वो एडमिशन के लिए बेहतर जो है टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे। देखिए, कॉलेज भी जो होता है वो ये चाहता है ना कि बेहतर से बेहतर टैलेंट हमारे पास आए, बेहतर से बेहतर बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पास आए। हर कॉलेज ये चाहता है। अगर बेहतर बच्चे कॉलेज में जाएंगे तो फिर निश्चित तौर पे वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो कॉलेज का नाम थोड़ा बेहतर होगा, और कॉलेज का नाम अगर बेहतर होगा तो आने वाले बैचेस में कॉलेज में और अच्छे बच्चे आएंगे। तो ये एक साइक्लिक प्रक्रिया है। तो इसके लिए कॉलेज भी अक्सर बहुत ही ऊर्जा के साथ इस NIRF रैंकिंग में भागीदारी करते हैं, भाग लेते हैं। तो यार आज का जो ये आर्टिकल है ये एक विशेष बात पे है, जो है NIRF में तमिलनाडु का प्रदर्शन कैसा रहा है। खास तौर पे तमिलनाडु इतना अपवाद जैसा प्रदर्शन कैसे कर रहा है, ये इसके बारे में थोड़ी सी इसने बात की है, और ये बताया है कि किस प्रकार से राज्यवार डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें आपको देखने को मिलता है। तो जो देश के कॉलेजेस हैं, याद रखिएगा मैं विश्वविद्यालयों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो आम कॉलेजेस होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ऐसे कॉलेजेस में जो 2023 की रैंकिंग आई है उसमें टॉप 100 में से 35 कॉलेज जो हैं वो तमिलनाडु से हैं। आप सोच सकते हैं इतना बड़ा देश है, इतने सारे राज्य हैं, लेकिन ऊपर के 100 कॉलेजेस में से 1/3 से भी ज्यादा 35 कॉलेजेस जो हैं वो तमिलनाडु राज्य से हैं। तो ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन तमिलनाडु का इसमें रहा है। अगर आप उसके बाद देखें तो दिल्ली से आपको 32 कॉलेज मिलेंगे, जो कि शायद बहुत चौंकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि यार दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय है जिसके पास बहुत सारे शानदार कॉलेजेस हैं। तो इनफैक्ट रैंक 1-2 दोनों पे दिल्ली विश्वविद्यालय के ही कॉलेजेस हैं। तो दिल्ली से 32 कॉलेज हैं, केरल से 14 कॉलेज हैं, पश्चिम बंगाल से 8 कॉलेज हैं। तो अगर मैं केवल इन 4 राज्यों को जोड़ दूं, ये 4 राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, दिल्ली और केरल और पश्चिम बंगाल। तो कितने हो गए? 35 तमिलनाडु से, 32 दिल्ली से, 14 केरल से और 8 बंगाल से। कितने हो गए?
67, 81, 89, 100 में से 89 कॉलेज, जो आपके शीर्ष 100 कॉलेज हैं, उनमें से 89 कॉलेज जो हैं वो सिर्फ इन 4 राज्यों से आ रहे हैं। तो आपको वितरण समझ में आ रहा है? तो ये एक बात है जिसको हमें याद रखना होगा कि एनआईआरएफ की रैंकिंग की तुलना के हिसाब से भारत में शीर्ष कॉलेजों का वितरण जो है वो समान नहीं है। यानी कि आप देखेंगे सिर्फ 4 प्रांत भारत के ऐसे हैं जिनसे 89 शीर्ष कॉलेज आ रहे हैं। जो भारत के बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, ये सब बड़े बड़े राज्य हैं। इन 5 में से एक भी कॉलेज नहीं है। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा, एक भी, नॉट इवन अ सिंगल कॉलेज, एक भी कॉलेज ऐसा नहीं है इनमें से जो एनआईआरएफ की रैंकिंग्स में शीर्ष स्थान बना पाया हो। ऐसा एक भी कॉलेज यहां पर नहीं है। आप में से कुछ लोग कहेंगे लेकिन सर आईआईटी तो है कानपुर में, वो तो होगा, लेकिन आईआईटी विश्वविद्यालय माना जाता है, वो कॉलेज नहीं माना जाता। आईआईटी एक अपने आप में विश्वविद्यालय है, ठीक है? तो इसको याद रखें। तो इसलिए कॉलेजेस जो होते हैं, जो किसी एक विश्वविद्यालय से जुड़े हुए कॉलेजेस होते हैं, ऐसे कॉलेजेस में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में से एक भी कॉलेज यहां पर फीचर नहीं हो पाया है। दक्षिण भारत में भी प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं है। तमिलनाडु एक अकेला राज्य है जो अच्छा कर रहा है। कर्नाटक से केवल 2 हैं, तेलंगाना से 1 है, आंध्र प्रदेश से 1 भी नहीं है। तो आप अगर देखेंगे तो दक्षिण भारत में अगर आप देखें तो तमिलनाडु से 35 हैं, केरल से 14 हैं, कर्नाटक 2, तेलंगाना 1, आंध्र प्रदेश 0। ये जो आपके 5 बड़े दक्षिण भारतीय राज्य हैं, उनका प्रदर्शन ये है। अच्छा, तमिलनाडु जो है बेटा वो अभी शीर्ष पर नहीं आया है। 2015 से रैंकिंग शुरू हुई है, उसमें 2017 से तमिलनाडु लगातार शीर्ष पर ही रहा है। पिछले इतने वर्षों से तमिलनाडु जो है वो निरंतर शीर्ष पर रहा है, निरंतर देश का नंबर 1 राज्य रहा है जहां तक कॉलेजों का सवाल आता है। तो ये एक काफी हैरानी की बात है यार। एनआईआरएफ जो है इसको नापा कैसे जाता है, इसका मापन कैसे होता है? तो यार एनआईआरएफ के मापन के लिए 5 पैरामीटर यूज किए जाते हैं। देखिए, जब भी कोई रैंकिंग बनेगी, इस बात को समझिए कि दुनिया में कोई भी रैंकिंग परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन आप रैंकिंग करने के लिए कुछ ना कुछ पैरामीटर बनाते हो, और लेकिन उसके अपवाद हमेशा होते हैं, उसकी आलोचना हमेशा की जा सकती है। आप ऐसा कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं बना सकते जिसके बारे में आप ये कहो कि यार ये परफेक्ट है, इसमें तो कोई कमी नहीं है। मतलब जैसे यूपीएससी है यार, यूपीएससी आप लोगों को चयन करती है, वो क्या है? वो भी एक रैंकिंग सिस्टम है। आपको पहले प्रारंभिक परीक्षा में जांचती है, फिर मुख्य परीक्षा में जांचती है, फिर इंटरव्यू में जांचती है। लेकिन उसकी भी आलोचनाएं आती हैं कि यार कोई व्यक्ति जो केवल पढ़ने में बहुत अच्छा है, जिसकी कोई खास रुचि नहीं है, वो इस परीक्षा को निकाल सकता है। ये बात सही है। तो एक इसका एक जो अनुशंसा आती है, जो रिकमेंडेशन आती है, वो हमेशा ये आती है कि आप ये करो कि भाई आप बच्चों को सेलेक्ट करके पहले लवासना ले जाओ, ट्रेनिंग ले जाओ, और सर्विस का एलोकेशन ट्रेनिंग के बाद करो। एक ही अनुशंसा आती है, रिकमेंडेशन कई बार आ चुकी है। हालांकि ऐसा होने के आसार बहुत कम है कि आप पहले बच्चों को ट्रेनिंग दो और ट्रेनिंग के बाद फिर आप उनको अलॉट करो कि तुम्हारा एप्टीट्यूड आईएएस के लिए है, या आईपीएस के लिए है, या विदेश सेवा के लिए है, या फिर किसी और सेवा के लिए है। जो भी आपका एप्टीट्यूड है वो उसके बाद आपको असाइन किया जाए। तो अब ये भी एक अनुशंसा है। तो कोई भी, मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, कोई भी रैंकिंग का मैकेनिज्म जो होता है वो परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन आप कोशिश करते हो कि उसमें ज्यादा से ज्यादा चरण डाले जाएं, ज्यादा से ज्यादा तरीके नापे, ज्यादा से ज्यादा चीजें नापी जाएं, ताकि वो बेहतर होता जाए। अब जैसे यूपीएससी भी आपका चयन केवल एक प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर भी तो कर सकती थी कि भाई हमको 1000 लोग चाहिए, तो यूपीएससी ऐसा भी तो कर सकती थी कि हम खाली प्रीलिम्स लेंगे, जो ऊपर के 1000 बच्चे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, बात खत्म। यूपीएससी ऐसा भी कर सकती थी, पर वो ऐसा नहीं करती। उसको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा में केवल एक स्किल की जांच होती है, बाकी स्किल्स की जांच के लिए वो मुख्य परीक्षा लेती है या वो इंटरव्यू लेती है। ये बात सही है। तो ऐसे ही यहां पर क्या है, 5 मानक बनाए गए हैं एनआईआरएफ के लिए। ये 5 मानक कोई भी ये नहीं कह सकता कि कंप्लीट है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन तब भी काफी विस्तृत मानक ये माने जाते हैं। जैसे टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्स, ठीक है, कि भाई आपके यहां कितनी शिक्षण हो रही है, कितना लोग सीख रहे हैं, किस प्रकार के संसाधन आपके यहां उपलब्ध हैं। यानी कि मतलब आपके यहां कितने छात्र हैं, कितने कोर्सेज हैं, कितने पीएचडी छात्र हैं, इस प्रकार का जो एक कार्यक्रम है वो यहां पे होता है। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, आपके यहां कितना अनुसंधान हो रहा है, कितने आपके यहां से रिसर्च पेपर छप रहे हैं, कितने पेटेंट छप रहे हैं, कितने बच्चों की पीएचडी डिग्री कंप्लीट हो रही है, यह आपके रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आता है। ग्रेजुएशन आउटकम,
ग्रेजुएशन आउटकम मतलब आपके यहां कितने बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, कितने कितने बच्चों की नौकरियां लगती हैं, उन नौकरियों की एवरेज सैलरी कितनी होती है, इस प्रकार की, कितने बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं किसी बाहर के विश्वविद्यालय में या किसी अन्य विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितने बच्चे जाते हैं। आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, कि भाई आपके यहां आसपास के क्षेत्रों के ही बच्चे आते हैं कि दूर दराज से भी आते हैं, क्या आपके यहां वंचित वर्गों के भी बच्चे आते हैं या फिर वो नहीं आ पाते, इस प्रकार की चीजें जो है। और आखिरी होता है परसेप्शन। परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। परसेप्शन का मतलब क्या है कि यार आपके कॉलेज के बारे में लोग सोचते क्या हैं, लोगों की सोच क्या है, यानी कि एकेडमिकली, और ये आम जनता से नहीं पूछा जाता, एकेडमिक जगत में, कि भाई अगर मान लीजिए कोई जैसे मैं हमेशा बोलता हूं ना कि यार आईआईटीज जो होते हैं वो परसेप्शन में बहुत आगे हैं, है ना। एक जो नया आईआईटी भी खुलता है आजकल, जिसके पास शायद अपनी खुद की बिल्डिंग भी नहीं होगी, लेकिन तब भी अगर क्योंकि वो आईआईटी कहलाता है तो उसका परसेप्शन थोड़ा अलग होता है, लोग उसको थोड़ा अलग कॉलेज मानते हैं, ठीक है। तो एक ये परसेप्शन जो है, यानी कि आपके बारे में लोगों का विचार क्या है, लोगों की नजर में आपकी छवि क्या है, ये परसेप्शन कहलाता है। तो एकेडमिक जगत में आप देखते हो बाकी जो स्कॉलर्स हैं, बाकी जो प्रोफेसर्स हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई इस संस्थान की छवि कैसी है, इस संस्थान का परसेप्शन कैसा है, ठीक है। तो इन 5 मानकों पर एनआईआरएफ की रैंकिंग बनाई जाती है। ये ऐसे 5 प्रमुख मानक हैं, ठीक है। इनके आधार पर ही तमिलनाडु जो है वो शीर्ष पर है। अच्छा, तमिलनाडु में भी एक इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है बेटा कि तमिलनाडु में भी हम में से कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार ये संभव है क्या, ऐसा तो नहीं है कि तमिलनाडु में बस चेन्नई बड़ा शहर है तो यार चेन्नई के आसपास ही सारे कॉलेज बस गए हैं। ये तमिलनाडु में भी कुछ खास विस्तार नहीं है, बस चेन्नई के आसपास बड़ा कॉलेज, सारे कॉलेज वहीं पे हैं, तो बस तमिलनाडु में एक हब है, ऐसा नहीं है। तमिलनाडु में आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा इन कॉलेजेस का वितरण देखने को मिलेगा। जैसे चेन्नई में ये 35 कॉलेज थे ना, तमिलनाडु में हमने 35 कॉलेजेस की बात की थी, तो ऊपर के 35 में से 9 कॉलेज चेन्नई में हैं, 9 कॉलेज कोयंबटूर में हैं, तिरुचिरापल्ली में 5 कॉलेज हैं, ठीक है। 9 9 18 और 5 23 कॉलेज इन 3 शहरों में हो गए। बाकी 12 कॉलेज जो है वो पूरे राज्य में कहीं कहीं कोने कोने में बिखरे हुए हैं। यानी कि तमिलनाडु में जो एक कॉलेज का जो आपका स्ट्रक्चर है वो समग्र रूप से बेहतर है। इस बात को हम निश्चित तौर पे मान सकते हैं आंकड़ों के आधार पे। अगर हम एनआईआरएफ रैंकिंग को आधार माने तो हम निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि तमिलनाडु में ये जो एक संरचना है कॉलेजों की, वो समग्र रूप से, केवल एक क्षेत्र में नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल चेन्नई में या केवल कोयंबटूर में ये बेहतर है, पूरे प्रांत में ये जो है सब काफी बेहतर एक आपको उच्च शिक्षा की व्यवस्था देखने को मिलती है। इसके लिए तमिलनाडु जो राज्य है वो बधाई का पात्र है। बाकी राज्यों को भी ये सीखना चाहिए तमिलनाडु से। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में राज्य टू राज्य लर्निंग बहुत कम होती है। ये एक कमी है भारत के लोकतंत्र में बहुत बड़ी, कि हम लोग अक्सर दूसरे राज्यों से कुछ खास सीखने की कोशिश नहीं करते। कि ठीक है, मतलब हम लोग एक प्रतिद्वंदिता में ज्यादा रह जाते हैं कि यार तमिलनाडु जो है वो ऐसा कर रहा है, ये कैसे हो रहा है। बहुत अच्छा मौका है बाकी राज्यों के पास भी, बाकी जो अन्य राज्य हैं उनके पास भी, कि वो तमिलनाडु में जाएं, वहां पे देखें कि यार वहां पे ऐसा क्या हो रहा है। कुछ तो हो रहा होगा यार, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसे क्या कदम वहां की सरकारें, वहां के लोग, वहां के कॉलेजेस, वहां का शिक्षा विभाग, वहां के कॉलेजों के प्रिंसिपल, वहां के छात्र ऐसा क्या कर रहे हैं कि एनआईआरएफ रैंकिंग में 100 में से 35 कॉलेज उनके हैं। और इससे अगर हम सीख पाएंगे, इससे अगर देश के बाकी कॉलेज, बाकी राज्य सीख पाएंगे, तो निश्चित तौर पे जो भारत में उच्च शिक्षा का स्तर, जिसको हम बहुत अच्छा अक्सर नहीं मानते, वो ऊपर जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो यार भारत अमेरिका संबंध पे मैं आपको बार बार कह रहा था कि यार बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं और कई सारे मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं अब, लेकिन यार आज सुहासिनी हैदर का आर्टिकल आया है। सुहासिनी हैदर जो है वो विदेश मामलों में भारत की सबसे जानी मानी पत्रकार मानी जाती हैं और काफी द हिंदू में लिखती हैं सुहासिनी हैदर, और बहुत जानी मानी, बहुत ही मतलब नोन पत्रकार हैं। उनका पढ़ाया हुआ अक्सर यूपीएससी इत्यादि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है जो वो लिखती हैं। तो सुहासिनी हैदर ने आज एक छोटी सी इतिहास बताया है, छोटा सा इतिहास बताया है हमको भारत और अमेरिका के संबंध और उनमें अपवाद का क्या रोल रहा है। तो ये एक आर्टिकल है, इसको हम बस एक कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि अच्छा ये वाला क्या था, वो वाला क्या था। एक ट्रेजेक्ट्री जो है, एक रास्ता जो है भारत और अमेरिका के संबंधों का, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सुहासिनी हैदर ये कहती हैं कि यार भारत और अमेरिका का जो संबंध है ये 5 अमेरिकी राष्ट्रपतियों और भारत के 3 प्रधानमंत्रियों द्वारा बनाए गए हैं।
कि भाई आप देखोगे खास तौर पर 90s के बाद से अगर हम देखें, उसके पहले ठीक है जो चल रहा था वो चल रहा था, भारत अमेरिका संबंध खराब थे, ये बात निश्चित है क्योंकि भारत रूस के ज्यादा नजदीक था। लेकिन 90s के दशक से अगर आप देखोगे तो 3 भारतीय प्रधानमंत्रियों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। कौन है वो प्रधानमंत्री? वाजपेयी, प्रधानमंत्री सिंह, मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री मोदी। इन 3 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर, क्योंकि यही 3 प्रधानमंत्री रहे हैं बड़े समय तक, लंबे समय तक, 1998 से 2004 तक वाजपेयी साहब रहे, उसके बाद 2004 से 14 तक सिंह साहब रहे और 14 से अब तक मोदी साहब है। तो यही 3 प्रधानमंत्री रहे हैं। इन तीनों ने सतत तौर पे इसमें योगदान दिया है। और पिछले 5 जो अमेरिकी राष्ट्रपति हुए हैं, कौन कौन अमेरिकी राष्ट्रपति हुए हैं? बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, क्लिंटन, बुश, ओबामा, ट्रंप और बाइडेन। ये 5 जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, तो ये 3 भारतीय प्रधानमंत्री और 5 अमेरिकी राष्ट्रपति, इन लोगों ने मिलकर भारत के और अमेरिका के जो संबंध हैं आजकल के दिशा में, वर्तमान कालखंड में उनको एक नई ऊंचाई प्रदान करने का काम किया है। ठीक है, ये बताती है कि भाई देखो 1998 में भारत ने किए थे परमाणु परीक्षण। यह आपको पता होगा, पोखरण में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, भारत सरकार ने परमाणु परीक्षण किए थे मई के महीने में पोखरण में। और निश्चित तौर पे पश्चिमी देशों को स्वीकार नहीं था। अमेरिका ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिका ने और बाकी सभी पश्चिमी देशों ने भारत पर कठोर प्रतिबंध लगाए थे, भारत के साथ व्यापार समाप्त करने की घोषणा की थी, बहुत सारे तरह के प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन धीरे धीरे देखिए क्या होता है, परमाणु, कल आपको मैंने एक चीज बताई थी कि डिप्लोमेसी जो होती है, कूटनीति जो होती है, वो कैमरा के सामने नहीं होती, कूटनीति हमेशा कैमरा के पीछे होती है। जब भारत ने ये परमाणु टेस्ट किए, उसके बाद निश्चित तौर पे अमेरिका भारत से बहुत नाराज हुआ कि यार आपने क्यों किया ये। हम तो चाहते थे कि पूरी दुनिया में एनपीटी आ जाए, नॉन प्रोलिफरेशन टीटी आ जाए, कि भाई कोई भी अब परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, हम ऐसा एक सहमति बनाना चाहते थे। आपने उसको ठेस पहुंचाई, क्योंकि भारत के कुछ दिनों बाद फिर पाकिस्तान ने भी की। अब भारत करेगा तो पाकिस्तान भी करेगा, ये तो तय है। ठीक है, तो अमेरिका का जो एनपीटी का जो सपना था वो टूट गया, तो अमेरिका काफी नाराज हुआ। लेकिन यहीं से भारत ने अपनी बैक चैनल कूटनीति शुरू कर दी, जो पर्दे के सामने नहीं आती, वो पर्दे के पीछे चलती है। पर्दे के सामने ये फोटोज आते हैं कि भाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों हाथ हिला रहे हैं, दोनों मित्रता दिखा रहे हैं, ये फोटो आते हैं पर्दे के सामने। पर्दे के पीछे आपके विदेश मंत्री, आपके सलाहकार, आपके विदेश सेवा के अफसर कूटनीति करते हैं। तो तुरंत बाद से भारत ने अमेरिका को बताना शुरू किया, इस बात को लेकर कन्विंस करना शुरू किया कि भाई हमने परमाणु परीक्षण किया है क्योंकि हमारी जरूरत थी, लेकिन हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, आपको हम गारंटी देते हैं कि हम कभी किसी देश पे पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, हम परमाणु शक्ति को गैर जिम्मेदाराना तरीके से यहां वहां चोरी नहीं होने देंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये सारी चीजें भारत धीरे धीरे अमेरिका को कन्विंस करता रहा, और इस कन्विंस करने के कारण ही क्या हुआ, 6 महीने बाद ही क्लिंटन ने प्रतिबंध लगाए थे, 6 महीने बाद ही उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को ही अपवाद स्वरूप छूट दे दी कि ठीक है, प्रतिबंधों के बावजूद हम कुछ कुछ काम भारत पाकिस्तान के साथ करते रहेंगे। याद रखिए, ये वो वाला टाइम है, पाकिस्तान को मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब तक अमेरिका के लिए पाकिस्तान बड़ा महत्वपूर्ण होता था। अगर आप उस समय का टाइम देखें, 90s का या फिर 2000 के दशक के शुरुआत का समय देखें, क्योंकि अमेरिका खुद जो है अफगानिस्तान में युद्ध में लगा हुआ था, तो अमेरिका को पाकिस्तान का साहचर्य, पाकिस्तान का सहयोग बहुत आवश्यक था। पाकिस्तान का बहुत बड़ा सीमा अफगानिस्तान से लगा हुआ है, तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का सहयोग चाहता था। इसके लिए हमेशा यह माना जाता था कि भारत और पाकिस्तान में से भी अमेरिका पाकिस्तान को थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यहां पे पहली बार अपवाद लिया गया कि क्लिंटन ने प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन 6 महीने बाद ही उसमें थोड़ा सा अपवाद पैदा कर दिया कि चलो ठीक है, भारत पाकिस्तान दोनों के साथ हम प्रतिबंध के बावजूद कुछ कुछ व्यापार करते रहेंगे। यहां से जो अपवाद की प्रक्रिया शुरू हुई, वो पीक पे पहुंची, वो चरम पे पहुंची, जब बुश प्रशासन जो था, जॉर्ज बुश का प्रशासन जो था, जो ऐतिहासिक डील हुई थी जॉर्ज बुश और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में, जो यूपीए 1 जब समाप्त होने वाला था उस समय, तो उन्होंने परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य न होने के बावजूद भारत को एनएसजी की अपवाद स्वरूप सदस्यता दिलाई। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो भाई अमेरिका और पश्चिमी देशों ने क्या लाया, वो लाए थे एक परमाणु अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका तात्पर्य क्या था कि कोई भी देश जो है अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, जिनके पास हैं वो रखेंगे, कोई नया देश नहीं बनाएगा।
भारत का हमेशा से इसको लेके आपत्ति ये रही है, भारत ने अभी तक साइन नहीं किए हैं इस पे, भारत की इसको लेके आपत्ति हमेशा से ये रही है कि यार ये तो भेदभावपूर्ण है, या तो आप अपने भी खत्म करो। मतलब ये क्या बात हुई कि आपने जो है परमाणु हथियार बना लिए, अब आप ये कह रहे हो जिसके पास है वो रख सकता है लेकिन नए देश नहीं बनाएंगे। अरे यार ये क्या बात हुई? भारत कहता है भाई तुम अपने भी खत्म करो वरना हमको भी बनाने दो। इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि वैश्विक शक्ति का संतुलन आपकी तरफ आ जाएगा ना। तो एक सैद्धांतिक तौर पे भारत ने कभी भी एनपीटी पे दस्तखत नहीं किए, परमाणु अप्रसार संधि पे भारत ने कभी दस्तखत नहीं किए। अब पश्चिमी देशों ने इसके आधार पे बहुत सारे नियम बना दिए थे कि जिस देश ने परमाणु अप्रसार संधि पे दस्तखत नहीं किए हैं उसको हम परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हुई सप्लाई नहीं करेंगे, उसके साथ हम परमाणु क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई डील नहीं करेंगे। इस प्रकार के नियम बना दिए थे। तो यार क्या हुआ, भारत के लिए तो मनमोहन सिंह की जो सरकार थी वो इसको लेके बहुत सालों तक अमेरिका के साथ नेगोशिएट करती रही और अमेरिका को फिर से वही भरोसा दिलाती रही कि हम परमाणु शक्ति हैं। लेकिन आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए यार, हम बहुत ही जिम्मेदार परमाणु शक्ति हैं, हम परमाणु हथियारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, यह आप विश्वास मानिए। तो बुश प्रशासन फाइनली इसको लेके कन्विंस हुआ और भारत के लिए, भारत इकलौता ऐसा देश था याद रखिएगा जिसके लिए उस समय अपवाद बनाया गया और भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की सदस्यता दिलाई गई जो दुनिया भर में परमाणु चीजों को सप्लाई करते हैं। तो इसकी भारत को सदस्यता दिलाई गई। तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा अपवाद बनाया गया। उसके बाद जब ओबामा राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पीछे के सारे प्रतिबंध हटा दिए और यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारत को अगर हथियार बनाने हैं या जो भी बनाना है उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, यह भारत के लिए एक और अपवाद बनाया गया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जो थे, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर थोड़े सख्त थे कि भाई हमारे विरोधियों के साथ कौन मिलके काम कर रहा है। अमेरिका में एक लॉ है, एक कानून है जिसको बोलते हैं काटसा। काटसा का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा देश जो अमेरिका के विरोधियों के साथ काम करता है अमेरिका उसको विरोधी ही मानता है। यानी कि मान लो अगर अमेरिका का विरोधी है रूस, तो जो भी देश रूस के साथ किसी प्रकार का समझौता करेगा अमेरिका उसको भी अपना विरोधी मानेगा। तो और इसके तहत अमेरिका ने बहुत देशों पे कार्रवाई करी है कि यार अब किसी देश ने रूस के साथ कार्रवाई कर ली या किसी देश के साथ अमेरिका के संबंध खराब हैं, उनसे अगर आपने हथियार खरीदे तो अमेरिका आप पे कार्रवाई करता था। यह बहुत आम प्रक्रिया थी। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल खरीदी, लेकिन ट्रंप ने यहां भी भारत के लिए अपवाद बनाया कि यार भारत पे कोई कार्रवाई ट्रंप ने नहीं की। तो आप देख रहे हैं अपवादों की सीरीज के यूएस जो है किस तरह से लाइन से कुछ कुछ अपवाद बना बना के, एक्सेप्शन बना बना के भारत को अकोमोडेट करता है, भारत से मित्रता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह किया कि भाई यहां पे अपवाद बनाया। और अभी वर्तमान में भी आप देखिए तो अमेरिका अभी भी रूस का विरोधी है, लेकिन भारत रूस से तेल खरीद रहा है, अमेरिका ने भारत पे कोई कार्रवाई नहीं करी। जर्मनी पे कर दी है। जर्मनी के साथ उन्होंने कुछ कुछ अपने एग्रीमेंट रोक दिए हैं क्योंकि जर्मनी ने रूस से तेल खरीदा था, लेकिन भारत पे इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो एक अमेरिकी आयोग है जो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। उसने कई बार ऐसी रिपोर्ट दी है कि यार भारत में धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो खतरे में है। ये इसको लेके प्रधानमंत्री मोदी से सवाल भी पूछा गया था जिसको लेके विवाद हुआ है पूरा। और तो इसको अब इस पर धार्मिक स्वतंत्रता को लेके एक अमेरिकी आयोग की बार बार यह सिफारिश आई है पिछले कई वर्षों से कि भारत की कैटेगरी जो है, अमेरिका अलग अलग देशों को कैटेगरी में रखता है, तो भारत को आप चिंताजनक कैटेगरी में डाल दो। चिंताजनक कैटेगरी में पाकिस्तान आता है, म्यांमार आता है, ईरान आता है, चीन आता है, इस तरह के देश आते हैं। भारत को भी आप उस कैटेगरी में डाल दो। लेकिन अमेरिकी प्रशासन जो है, बाइडेन प्रशासन जो है, वह इस मांग को भी टालता रहा है कि नहीं ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, जो थोड़ा ऑफ चैनल वो कर रहे हैं, लेकिन जो है स्पष्ट तौर पे भारत को चिंताजनक कैटेगरी में डालने की मांग को भी बाइडेन का प्रशासन जो है, जो बाइडेन का प्रशासन जो है वो टालता रहा है। यहां पर भी भारत के लिए एक प्रकार का अपवाद बनाया गया है। इतनी सारी रिपोर्ट्स के बाद तो निश्चित तौर पे कोई भी दूसरा देश जो है वो अब तक चिंताजनक कैटेगरी में डाल दिया गया होता। तो इन अपवादों से बेटा क्या समझ में आता है कि अमेरिका जो है वो भारत को एक महत्वपूर्ण भागीदार समझता है। अब से नहीं, पिछले काफी सालों से ये इंपॉर्टेंस जो है ये बढ़ती जा रही है निश्चित तौर पे। लेकिन वाजपेयी के समय से ही हम ये कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है,
भारत और अमेरिका का जो संबंध है वो महत्वपूर्ण जो है केवल भारत के लिए नहीं है, वो अमेरिका के लिए भी है। ये बात अमेरिका को समझ में आ रही है। भारत ने भी ऐसा नहीं कुछ नहीं किया है। भारत ने भी जैसे गैर अमेरिकी समूह जो थे उनमें भागीदारी अपनी कम कर दी है। भारत क्वाड में भागीदार बन गया है पूरी तरह से। जैसे ब्रिक्स ग्रुप बना था, जब ब्रिक्स बना था, मुझे याद है 2013-14 की बात होगी शायद, जब ब्रिक्स समूह बना था, तो उस समय यह माना गया था कि ब्रिक्स समूह जो है ये अंतर्राष्ट्रीय, ये जो देश है, वैश्विक देश जो हैं, बड़े बड़े देश जो हैं, ये इनको चुनौती देने के लिए बना था। लेकिन अब आप देखेंगे ब्रिक्स समूह लगभग समाप्त हो गया है, मतलब महत्वपूर्ण नहीं बचा, समाप्त तो नहीं हुआ लेकिन अब वो महत्वपूर्ण नहीं बचा है। भारत खुद ही उसको ज्यादा महत्ता नहीं देता। तो भारत ने भी एक तरह से अमेरिका वाले समूह जो हैं, अभी आर्बिटिस को भारत ने ज्वाइन कर लिया है, जो आपको मैंने 2 दिन पहले पढ़ाया था, तो निश्चित तौर पे भारत भी धीरे धीरे अमेरिका को एक ये फीलिंग जो होती है वो दे रहा है कि भाई हम आपके साथ हैं, आप इसकी चिंता मत कीजिए। अब सवाल यह आता है कि भारत के लिए इतने प्रकार के अपवाद जो हैं वो अमेरिका क्यों बना रहा है। तो सुहासिनी हैदर का उस पर एनालिसिस यह है कि यार देखो, भारत जो है एक स्टेबल पार्टनर है। भारत जो है एक ऐसा पार्टनर है जिस पे अमेरिका भरोसा कर सकता है, क्योंकि एक तो भारत में लोकतंत्र है ना। ऐसा देखो, लोकतंत्र में क्या होता है, आप कहोगे लोकतंत्र से क्या फर्क पड़ता है? लोकतंत्र से बहुत फर्क पड़ता है। लोकतंत्र से बेटा फर्क यह पड़ता है कि सरकारें जो हैं उनमें एक सततता रहती है। कि मान लीजिए आज एक सरकार है, कल को जैसे कुछ साल पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो सरकार गई, या पहले वाजपेयी की सरकार थी, वाजपेयी से शुरू करते हैं। वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने अमेरिका के साथ एक नीति बनाई थी, वो सरकार चुनाव हार गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार बन गई। तो क्या हमने अमेरिका के साथ दुश्मनी कर ली? क्या हमने अमेरिका के साथ मित्रतापूर्वक संबंधों की जो परंपरा थी उसको तोड़ दिया? नहीं तोड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 2014 में चली गई, चुनाव हार गई, उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। क्या हमने उसके बाद अमेरिका के साथ मित्रवत संबंधों की परंपरा को तोड़ दिया? फिर से नहीं तोड़ा। हो सकता है अगले साल किसी और की सरकार आ जाए भारत में, तो उस दशा में क्या हम अमेरिका के साथ मित्रवत संबंधों की परंपरा को तोड़ देंगे? नहीं तोड़ेंगे। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में एक प्रकार की कंटिन्यूटी होती है। कोई भी सरकार स्थायी नहीं होती, आप जानते हो। वहीं अगर तानाशाही शासन हो, मान लीजिए डिक्टेटर हो, तो डिक्टेटर तो अपने मन की करता है ना यार, उसके लिए राष्ट्र की नीति पॉलिसी का मतलब ही नहीं है कुछ। जो हमें ठीक लगेगा हम करेंगे। मैं अगर डिक्टेटर बन जाऊंगा तो जो मुझे ठीक लगेगा मैं वो करूंगा। कल को नया डिक्टेटर आएगा, वो पूरी नीतियां सब कुछ बदल देगा वो तो लोकतंत्र में एक प्रकार की कंटिन्यूटी होती है। ठीक है, एक तो पहला पॉइंट यह है। दूसरा पॉइंट यह है कि भारत एक परमाणु सुरक्षित देश है। यह अमेरिका को अब तक स्थापित हो चुका है कि यार देखो, भारत जो है अग्रेसिव नहीं है, भारत किसी पे हमला नहीं करता। यह बात स्पष्ट है। भारत जो है वो आक्रमण से बचता है, वो सैन्य कन्फ्रंटेशन से बचता है, इस प्रकार की चीजों से बचता है। यह भारत की छवि है। भारत एक जिम्मेदार देश है। भारत इस प्रकार की चीजें नहीं करता कि वो परमाणु हथियार यहां से चोरी हो जाए या उनका दुरुपयोग हो। भौगोलिक दृष्टि से, अच्छा एक बात सुहासिनी हैदर यहां कहती हैं कि भारत थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टि से संकटग्रस्त भी है, क्योंकि भारत का बहुत लंबा बॉर्डर जो है वो चीन से लगता है, और चीन के साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे तो नहीं है, हमको पता ही है। तो यार ये अच्छे संबंधों की कमी के कारण क्या है, भारत का अपना भौगोलिक सीमा जो है वो थोड़ी सी संकटग्रस्त है। इसीलिए भारत को भी अमेरिका की जरूरत पड़ती ही रहेगी, क्योंकि इस बात की संभावना तो बहुत कम है, बहुत क्षीण है कि भारत चीन का दोस्त बन जाए। या लगता है आपको? मतलब इतिहास में देखो ना यार, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के शुरुआती सालों को छोड़ दो तो भारत चीन की मित्रता तो कभी नहीं रही, और उन शुरुआती सालों के बाद भी 1962 में चीन ने हमला करके वो मित्रता खत्म कर दी, और उसके बाद भारत चीन की ऐसी कोई खास दोस्ती कभी नहीं रही। संबंध कभी ठीक ठाक रहे हैं, कभी बेकार रहे हैं, अच्छे कभी नहीं हुए। तो चीन के साथ मित्रता होना बहुत अनलाइकली है, बहुत कम आसार हैं उस बात के। तो भारत को सीमा का संकट हमेशा रहेगा, और भारत के सीमा के संकट का स्रोत भी एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली देश है, वो है चीन। तो भारत को भी शक्तिशाली बड़े पार्टनर्स की आवश्यकता चाहिए होगी। तो भारत जो है वो एक तरह से अमेरिका के साथ वफादार रहेगा, अमेरिका के साथ लॉयल रहेगा। भारत ऐसा नहीं करेगा कि यार अमेरिका का साथ छोड़ दे। इस बात की पूरी संभावना यहां पर प्रतीत होती है। इसके अलावा भारतीय डायस्पोरा जो है, भारत का समुदाय भी जो अमेरिका में रहता है, अगर आप भारतीय समुदाय को देखेंगे तो वो समृद्ध है, पैसे वाला है, वो शांति प्रिय भी है। जैसे ऐसा नहीं है जैसे कुछ देशों के समुदाय होते हैं वो आपके देश में जाके आतंक मचाते हैं, उत्पात मचाते हैं, या फिर राजनीतिक सांस्कृतिक समस्याएं पैदा करते हैं। भारतीय समुदाय ने ऐसा कहीं नहीं किया है। भारतीय समुदाय जहां पर भी जाके बसा है वो
कोई भी देश हो, अमेरिका में ही आप देख लें, शांति से रहता है। आप देखेंगे भारतीय समाज में, भारतीय समुदाय में हिंसा की घटनाएं नहीं होती और इस प्रकार की कोई अलगाववाद की घटनाएं नहीं होती, ऐसी घटनाएं भारतीय समुदाय नहीं करता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कुछ कारण है। अगर आपसे देखिए पूछा जाए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका भारत में इतना इंटरेस्टेड क्यों है, तो ये कारण आप एज इट इज लिख के आ सकते हैं। ये सुहासिनी हैदर ने लिखे हैं, आप एज इट इज लिख के आ सकते हैं। आप सुहासिनी हैदर का नाम भी लिख सकते हैं इसमें कि सुहासिनी हैदर के अनुसार ऐसा है, ठीक है। अब यहां पे सुहासिनी हैदर जो है वो एक छोटा सा ये भी बताती है कि इसमें एक छोटी सी समस्या भी है। सुहासिनी हैदर इस अपवादों पे आधारित जो मित्रता है, इसके साथ एक समस्या का भी जिक्र करती हैं। वो ये कहती हैं कि यार देखो, अगर आपने देखो अपवादों का नेचर क्या होता है कि अपवाद आपने आज दे दिया, कल आप उसको वापस भी ले सकते हो। अगर मित्रता आपकी नीतियों के आधार पे नहीं है, देखिए मित्रता दो तरह की होती है कि यार एक तो ये है कि यार मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, आप मेरे जैसे हो, मेरे प्लान में एकदम बढ़िया फिट बैठते हो, इसलिए मैं आपका दोस्त हूं। दूसरा यह है कि यार आप जो है मेरे प्लान में फिट नहीं बैठते, लेकिन मैं एक्सेप्शन बना बना के आपको दोस्त बना रहा हूं अपना। उसमें क्या होता है, अगर पहला वाला सिस्टम है तो वो मित्रता ज्यादा स्थायी होती है। दूसरा वाला सिस्टम जो होता है, जहां पे मैं अपवाद बना बना के आपको मित्र बना रहा हूं, कल को मेरा मन बदल सकता है कि यार अब मैं अपवाद नहीं बनाऊंगा, यार ऐसा क्या कर रहा है मेरे लिए ये आदमी कि मैं इसके लिए इतने अपवाद बनाऊं। तो अगर ये मन बदलने वाली स्थिति हो जाती है तो निश्चित तौर पे ये मित्रता जो है ये ठंडी भी पड़ सकती है। इसके लिए वो कहती है, जैसे आप देखिए अमेरिका का भूतपूर्व सहयोगी था पाकिस्तान के लिए भी अमेरिका ने बहुत अपवाद बनाए, लेकिन अब जब पाकिस्तान को लेकर एक तरह से अमेरिका का मन भर गया कि नहीं यार बहुत हो गया अब बस, तो अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान पे आर्थिक संकट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, अमेरिका उसके लिए कुछ नहीं कर रहा। तो ये सुहासिनी हैदर कहती हैं कि थोड़ा सा हमको इसको लेके सचेत रहना पड़ेगा। निश्चित तौर पे ये इसको लेके इस बात की भी जानकारी हमको होनी चाहिए, इसको लेके हमको सचेत रहना चाहिए कि अगर मित्रता केवल अपवादों के आधार पे बनती है तो वो मित्रता हो सकता है आगे जाके संकटग्रस्त भी हो जाए, ठीक है। ये बात वो कहती हैं, ये उनका एक नोट ऑफ कॉशन है, लेकिन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। मैं टेलीग्राम पे इस पूरे आर्टिकल का भी पीडीएफ भेज दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो इसको जरूर पढ़िएगा, वरना जो समरी मैंने बताई है इसके नोट्स बना लीजिएगा। आपका भारत अमेरिका संबंधों के लिए बहुत अच्छा उत्तर तैयार हो गया है इस आर्टिकल के साथ। चलिए, तो भाई मणिपुर की समस्या के कारण क्या हुआ है, पूर्वोत्तर के क्षेत्र पे लोगों का ध्यान गया है। इसके पहले क्या होता था, पूर्वोत्तर क्षेत्र पे कोई खास ध्यान देता नहीं था। पूर्वोत्तर का क्षेत्र जो है वो अक्सर इग्नोर्ड रहता था कि भाई वहां पे क्या समस्याएं चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे क्या नया हो रहा है, किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, इसको लेके लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं होती थी। तो मणिपुर की घटना के बाद, या मणिपुर की जो अभी भी हिंसा वहां पर चल रही है, उस हिंसा के कारण पूर्वोत्तर के क्षेत्र का ध्यान गया है। तो ऐसे में एक आर्टिकल आज आया है जो कि पूर्वोत्तर की शरणार्थी समस्या की बात करता है कि यार पूर्वोत्तर में कितने बड़ी संख्या में शरणार्थी आते हैं और ये शरणार्थी किस तरह से पूर्वोत्तर के जीवन में घुल मिल रहे हैं। तो यहां पर लेखक बताते हैं कि यार 1930 में साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। आप सबने इतिहास में साइमन कमीशन पढ़ा होगा, है ना, उसका बड़ा विरोध हुआ था भारत में, हम सभी जानते हैं। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। साइमन कमीशन ने यह अनुशंसा की कि ये जो बर्मा देश था, जिसको अब हम म्यांमार बुलाते हैं, इस बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, क्योंकि ज्योग्राफिकली भी ये भारत से अलग है, इसको भारत से अलग कर देना चाहिए। तो 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। देखिए ये भी कितनी हैरानी की बात है कि 1947 में भारत का जो विभाजन हुआ, जिसमें पाकिस्तान को अलग किया गया, उसके बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन 1937 में जो एक गुलाम भारत का विभाजन हुआ था, जिसमें बर्मा को भारत से अलग किया गया था, उसके बारे में निश्चित तौर पे बहुत ही कम लोग जानते हैं। बहुत ही कम लोगों को जानकारी है कि बर्मा जो है 1937 के पहले भारत का हिस्सा था, उसके बाद इसको अलग किया गया। तो 1937 में इसको बांटा गया। और अभी अगर आप बॉर्डर भी देखेंगे तो ये म्यांमार है, थोड़ा ब्लर्ड दिख रहा होगा शायद आपको, लेकिन ये म्यांमार आपको यहां से दिखेगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश को छूता है, ठीक है, और यहां पे नागालैंड को छूता है, मणिपुर को छूता है, मिजोरम को छूता है। तो इस प्रकार से म्यांमार जो है एक देश पूरा नीचे जा रहा है। अब होता क्या है यार, ये क्षेत्र जो है ये ट्राइबल क्षेत्र है, ये जनजातीय क्षेत्र है। तो आप सरहद भले ही बना दो, आप बॉर्डर भले ही बना दो, लेकिन जनजातियां तो यार दोनों तरफ रहती हैं और सेम ही जनजाति है। ऐसा थोड़ा ना है कि लाइन खिंची हुई है, उसके इधर ही एक जनजाति रहती है, उधर नहीं रहती। यार लोग तो कैसे भी बसते हैं ना। तो जनजातीय क्षेत्र जो है वो जनजातीय जनसंख्या दोनों तरफ एक जैसी है।
बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जो इस तरफ भी हैं, यानी कि भारत की ओर भी हैं, जो म्यांमार की ओर भी हैं, और उनमें आपस में पारस्परिक संबंध है, उनमें आपस में पारस्परिक एकरूपता है, पारस्परिक मित्रता है। जैसे आपके यहां नागा, जो, कचिन, कुकी, मिजो, चिन, ये सारी जनजातियां जो हैं ये आपकी दोनों तरफ पाई जाती हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि ये बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर पार के संबंध हमेशा बने रहे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यार म्यांमार के साथ हमारा बंटवारा हो गया और उसके कारण हमारे और म्यांमार के संबंध एकदम अलग हो जाएं, एकदम खत्म हो जाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ। सीमा पार के जो संबंध हैं हमारे म्यांमार के साथ हमेशा बने रहे। हमेशा म्यांमार के साथ ना सिर्फ सरकारों के बल्कि व्यक्ति टू व्यक्ति जो लोगों के आपसी पारस्परिक संबंध हैं वो भी हमेशा बने रहे। अब जैसे हाल ही में क्या हुआ था, म्यांमार में चला था युद्ध, हमको पता है। वहां के जो विद्रोही थे वो वहां की जो एक सैन्य शासन है उसके खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, तो सैन्य शासन उन पे बम गिरा रहा था, ये भी हमको पता चला था। तो उस बमबारी के समय मिजोरम में बहुत सारे, मिजोरम जो है आपके यहां, मिजोरम में बहुत सारे म्यांमार से शरणार्थी आने शुरू हो गए और भारत सरकार ने इन शरणार्थियों को स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी थी। लेकिन तब भी मिजोरम के न सिर्फ सरकार ने बल्कि स्थानीय लोगों ने उन शरणार्थियों की सहायता की, उनको अपने यहां आने दिया, बसने दिया। क्योंकि इसका क्या कारण था, अरे यार वो शरणार्थी उन्हीं की जनजाति के थे, उनके जैसे ही थे, उनकी ही भाषा बोलते थे, उनके जैसे ही दिखते थे, सारे सांस्कृतिक रीति रिवाज उनके जैसे थे। तो भाई वहां के जो लोकल लोग थे वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि शरणार्थी अलग है, वो तो इन शरणार्थियों को अपना ही मान रहे थे, हमारे ही लोग हैं भाई ये। तो भारत सरकार का निर्णय था कि इन शरणार्थियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन तब भी मिजोरम की सरकार ने, न सिर्फ सरकार ने, वहां के लोकल एनजीओज ने, स्थानीय समूहों ने इन शरणार्थियों का स्वागत किया, इनको स्वीकार किया, इन्हें अपने यहां बसाया। तो अब यार एक आंकड़ा जैसे क्या बताता है कि 50,000 से ज्यादा शरणार्थी जो हैं उस समय भारत में आ गए। 50,000 से ज्यादा शरणार्थी जो हैं वो भारत में आए। तो यार शरणार्थियों का ये जो आवागमन होता है, इससे क्या होता है, क्षेत्र का जनजातीय संतुलन प्रभावित होता है। देखिए क्षेत्र में अगर आपके यहां जनजातियां रहती हैं, जैसा कि हमने मणिपुर में क्या देखा, जनजातियां भी ऐसा नहीं कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से रहती हैं, उनमें भी आपस में पारस्परिक प्रतिद्वंदिता होती है। कई बार पारस्परिक संबंध अच्छे नहीं होते, संसाधनों के बंटवारों को लेकर उनमें विवाद रहता है। तो ऐसे विवादों में अगर कहीं से मान लीजिए एक प्रकार की जनजाति के लोग, 50,000 टाइप के लोग कहीं और से आ जाएं, तो निश्चित तौर पे आपके यहां जनजातियों का जो संतुलन है वो बिगड़ता है। तो ये एक ऐसी चीज है, इसको लेके हमको एक स्पष्ट नीति की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारें अगर इसको रोक भी रही हैं तो भी स्थानीय लोग इस प्रकार की जनजातियों का स्वागत कर रहे हैं, इस प्रकार के शरणार्थियों को बुला रहे हैं। तो इसको लेके हमको एक स्पष्ट नीति की आवश्यकता है। इससे जो चुनौतियां आती हैं उनको समझने की आवश्यकता है कि भाई ये जो शरणार्थी आ रहे हैं इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इनको किस हद तक बुलाना चाहिए, क्या इनको अगर हम बुलाते हैं तो इनको हमें वितरित करना चाहिए अलग अलग क्षेत्रों में, क्या इनके लिए अलग शहर बसाने चाहिए या इनको पहले से बसे हुए शहरों में बस जाने देना चाहिए। बहुत सारे इस प्रकार के नीतिगत निर्णय हैं जो लिए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जैसे एक एग्जांपल ये भी देते हैं, जब ये आगे लेखक कहते हैं कि मणिपुर में भी ये एक कारक था कि जनजातियों की आबादी जो है वो क्योंकि बदल रही है, तो दूसरी जनजातियों में इस बात को लेकर एक विद्वेष की भावना है कि यार ये तो इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। साथ के साथ वो ये भी कहते हैं कि भाई अब ये जनजातियां आती हैं तो कई बार जो गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं, जैसे अफीम की खेती, ये भी पूर्वोत्तर में बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं होता, बहुत ज्यादा संसाधन नहीं होते, तो अफीम इत्यादि की खेती के जरिए भी वो अपना काम धंधा चलाते हैं। तो इस तरह की चीजें वहां पर देखने को मिल रही हैं पूर्वोत्तर के क्षेत्र में। तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र से जो ये जनजातीय शरणार्थी हमारे देश में आ रहे हैं, इसको लेकर भी हमको और स्पष्ट नीति की आवश्यकता है, ये बात ये आर्टिकल कहता है। चलिए चलते हैं आज के मेरे ख्याल से आखिरी आर्टिकल पे। हाँ, तो यार आज का जो आखिरी आर्टिकल है, चौथा आर्टिकल जो हमारा आज का है, वो बात करता है रूस और चीन की। आज 4 ही हो पाएंगे क्योंकि जो सुहासिनी हैदर वाला आर्टिकल था वो बहुत लंबी चर्चा थी, है ना, तो इसलिए 4 ही आज हम कर पाएंगे। और इसके अलावा कई सारे आर्टिकल्स आज ऐसे हैं, क्योंकि ये वाला आर्टिकल जो है ये बिजनेस लाइन से है, याद रखिएगा, ये हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से नहीं है, क्योंकि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आज इसके अलावा बहुत ज्यादा आर्टिकल्स कुछ आए नहीं हैं। जो आर्टिकल्स हैं वो कुछ खास काम के आपके हैं नहीं। ये भी एक यूपीएससी की तैयारी में समझने वाली बात होती है कि जो भी आर्टिकल लिखा है सारे पढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं है, हम खाली वही पढ़ेंगे जो हमारे लिए प्रयोगी हो, जो हमारे लिए काम का हो। तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आज इतना ही था, लेकिन
बिजनेस लाइन से मैं आपके लिए एक और आर्टिकल लेकर आया हूं। तो ये क्या बताता है, यह आर्टिकल बताता है कि यार रूस और चीन के प्रगति का फर्क बताता है कि रूस और चीन दोनों में एक प्रकार का समाजवादी साम्यवादी शासन था। एक जैसा जो राज्य नियंत्रित शासन प्रणाली होती है, यह रूस और चीन में दोनों में पाई जाती थी। धीरे धीरे दोनों देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी राजनीति में परिवर्तन करना शुरू किया। रूस में राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में परिवर्तन कर दिया गया कि राजनीति को भी खोल दिया गया कि चलो भाई हम लोकतंत्र बनाएंगे, और अर्थव्यवस्था को भी खोल दिया गया कि आओ भाई निवेश भी करो। लेकिन रूस ने क्या किया, राजनीति को खोला तो ऐसे खोला कि बनाई कहने के लिए डेमोक्रेसी, लेकिन आप देख रहे हो कि रूस में किस तरह की डेमोक्रेसी है ना। पुतिन साहब जो है वो 20 साल से शासन कर रहे हैं, तो आपको पता है रूस में किस तरह की डेमोक्रेसी है। ऐसे ही अर्थव्यवस्था में रूस ने खोला, लेकिन कभी भी राज्य के नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त नहीं होने दिया। तो इसीलिए रूस का आप देखोगे विकास उस तरह से नहीं हुआ जैसा हो सकता था। चीन ने वही दूसरी ओर क्या किया, केवल अर्थव्यवस्था को खोला। चीन ने कहा कि यार राजनीति हमारे यहां अब भी एक पार्टी की ही रहेगी, राजनीति में हमें लोकतंत्र स्वीकार्य नहीं है। चीन ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक तौर पे हम लोकतंत्र नहीं बनेंगे, हमारी जो शासन प्रणाली थी परंपरागत तौर पे वही रहेगी, उसमें हम किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हां, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोल दिया कि आप आइए हमारे यहां निवेश कीजिए, हमारे यहां उत्पादन कीजिए। तो आप देखते ही हो कि चीन किस तरह से धीरे धीरे उत्पादन के क्षेत्र में आर्थिक महाशक्ति का दर्जा पा चुका है। राजनीतिक तौर पे वो अब भी एक पार्टी वाला ही देश है, मतलब लोकतंत्र वहां पे नहीं है, यह बात स्पष्ट है। रूस में ज्यादा सफलता हमको मिली नहीं, चीन में आर्थिक पक्ष में हमको बहुत सफलता मिली। लेकिन यार यहां पे आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल, ये जो एडिटोरियल है, ये क्या कहता है, ये कहता है कि यार चीन में भी क्या हुआ, धीरे धीरे आर्थिक सफलता के बाद जो चीन के राजनेता हैं उनको कुछ ऐसा एक परसेप्शन आ गया, एक ऐसा विचार आ गया कि यार अर्थव्यवस्था जो है ये राजनीति के अधीन होनी चाहिए या फिर राजनेताओं के हित में होनी चाहिए, राजनीति के हित में। अब देखिए इस बात में सैद्धांतिक तौर पे कुछ गलत नहीं है कि भाई अगर कोई भी देश अपने देश की आर्थिक नीतियां अपना राजनीतिक हित देख के बना रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, सबको अधिकार है। लेकिन तब भी आपको क्या करना होता है, आपको व्यापार पर ज्यादा दबाव नहीं डालना होता। आपको आपके देश के बिजनेसमैन जो होते हैं, आपके देश का उद्योग धंधा जो होता है, उसको स्वतंत्र तौर पे काम करने देना चाहिए। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। जैसे भारत में भी सरकारें नीतियां बनाती हैं, सरकारें बहुत चीजों का आग्रह करती हैं कि भाई उद्योग धंधे ये करें, ऐसे करें, लेकिन तब भी सरकार जो है उन पे एक, हम जिसको कहें, अनियत दबाव नहीं डालती कि आपको ये करना ही पड़ेगा, ये आपके ऊपर। तो सरकार जो है ये नहीं करती कि भाई आपको ये सब चीजें करनी ही पड़ेंगी, आपको हमारी विदेश नीति को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये जरूरी है कि आप जो है व्यापार को जो है एक व्यापार की तरह चलने दो, उसको पूरी तरह से राजनीति के सबसर्विएंट मत बनाओ, उसको पूरी तरह से राजनीति के अधीन मत ले आओ, यह बहुत जरूरी होता है। हां, आप उनको टारगेट दे सकते हो कि यार ऐसा भी करो, आप अपना व्यापार भी करते रहिए, साथ में ऐसा भी कीजिए, लेकिन आप पूरे व्यापार को ही राजनीति के अधीन लाने का कोशिश करो तो यह एक समस्या होती है। ऐसा चीन में अभी हाल ही में होने लगा है। तो चीन में क्या हो गया है, राजनेता अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा दखल देने लगे हैं। उसका क्लासिक एग्जाम्पल है अलीबाबा। अलीबाबा यार एक कंपनी थी, जैक मा नाम के व्यक्ति इसके फाउंडर थे, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति माने जाते थे। माना जाता था कि अलीबाबा जो है भाई वो अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी बनेगी, वैश्विक कंपनी बनेगी। अचानक से जैक मा एक दिन गायब हो गए। मालूम चला कि उन पर दुनिया भर के मुकदमे कर दिए गए हैं, उनको एक दूसरे शहर भेज दिया गया है, वो अब जो है चीन में व्यापार नहीं कर सकते, बहुत सारे उन पर प्रतिबंध लगा दिए गए। और अलीबाबा का भी जो आईपीओ आने वाला था उसको रोक दिया गया। यानी कि एक निजी कंपनी के व्यापार में चीन की सरकार ने, चीन के शासन ने पूरी तरह से दखल अंदाजी करके उस व्यापार को लगभग बर्बाद कर दिया। यह चीन ने एक काम किया इस प्रकार। इसके अलावा चीन की और बहुत सारी कंपनी है। चीन की जो कंपनी है ह्यूवेई जो कंपनी है, जो दुनिया भर को अपने चिप्स वगैरह प्रदान करती है, दुनिया भर को मोबाइल और संचार से जुड़े हुए संसाधन प्रदान करती है। ऐसा माना जाता है कि चीन के शासन प्रशासन ने उस कंपनी पर भी बाध्यता लगाई कि भाई आप जो है आंकड़े इकट्ठे कीजिए, डेटा इकट्ठा कीजिए और हमको दीजिए, वरना ये सोचो एक प्राइवेट कंपनी को क्या फायदा हो जाएगा। भारत में अगर भारत या अमेरिका या यूरोप में
अगर ह्यूवेई अपने डिवाइसेस प्रदान कर रही है 4G 5G टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो क्यों आंकड़े इकट्ठा करना चाहेगी? तो निश्चित तौर पे चीन की सरकार जो है वो भारत से जुड़े हुए आंकड़े चाहती है या अमेरिका से जुड़े हुए आंकड़े, दस्तावेज, डेटा चाहती है। इसीलिए जो प्राइवेसी का एक खतरा था वो चीन के निजी क्षेत्र से आया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उसको दरअसल प्रेरित जो है चीन की सरकार ने किया था। तो इस कारण से क्या हुआ, तो अब चीन की सरकार ने क्या किया है कि पूरा का पूरा टेक उद्योग जो है, आपका तकनीक से जुड़ा हुआ जितना भी उद्योग है, सबको सरकारी लक्ष्यों का पालन करने के लिए विवश कर दिया गया कि भैया सरकार आपको टारगेट दे रही है, इसको आपको मीट करना ही पड़ेगा। इसको मीट नहीं करोगे तो आपको हम बिजनेस में नहीं रहने देंगे, आपको हम व्यापार नहीं करने देंगे। निश्चित तौर पे यार देखो, अगर आप किसी दूसरे देश की कंपनियों को अपने देश में अलाउ करते हो तो आप इसी आधार पे करते हो ना कि यार ये व्यापार ही करेंगे, ये मुक्त व्यापार करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको मालूम पड़ जाए कि यार इस देश की जो टेक कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं, ये व्यापार से ज्यादा जासूसी करने में लगी हैं, ये व्यापार से ज्यादा हमारा डेटा कैप्चर करके उस देश की सरकार को देने में लगी हैं, तो आप ऐसा व्यापार करने दोगे क्या? आप नहीं करने दोगे। तो वही हुआ, अमेरिका और यूरोप में चिंता है, दोनों ने अपने बहुत सारे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो सौदे थे चीन के साथ वो रोक दिए हैं। भारत सरकार ने भी कॉशन जारी किया है कि भाई चीन से बने हुए उत्पादों का प्रयोग जो है हम अपने संचार माध्यमों में अब नहीं करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे चीन को एक प्रकार का आर्थिक नुकसान होना शुरू हो गया है। और कोविड के बाद चीन की स्थिति वैसे भी बहुत अच्छी नहीं थी। चीन में वास्तविकता में मुद्रा अपस्फीति की स्थिति भी अब आने लगी है, यानी कि मुद्रास्फीति के कारण बाकी देश जो हैं वो अपने ब्याज को टाइटन कर रहे हैं, अपने जो है दरें कम कर रहे हैं ताकि मुद्रास्फीति नियंत्रित हो, है ना। माफ कीजिएगा, अपनी रेपो दरें बढ़ा रहे हैं, और माफ कीजिएगा मैंने गलत बोल दिया, अपनी रेपो दरें इत्यादि को बाकी देश बढ़ा रहे हैं किसी ना किसी तरह से, ताकि मुद्रा जो अतिरिक्त मुद्रा का प्रवाह है वो रुक जाए। वहीं चीन में मुद्रा अपस्फीति की स्थिति है कि भाई मुद्रा की कीमत जो है वो वास्तविकता में इस प्रकार से बदल रही है कि मुद्रा की कमी है, तो चीन जो है अपने यहां दरें कम कर रहा है ताकि लोग और मुद्रा लेके जाएं। तो वैश्विक जो परिस्थिति है उसके विपरीत चीन की परिस्थिति है। इसके अलावा चीन में अब सरकार का लोगों पर नियंत्रण भी उतना नहीं रह गया है, क्योंकि देखिए आप कितनी भी टाइट सरकार चलाएं, आप कितनी भी मजबूत सरकार चलाएं, कहीं ना कहीं दुनिया पर वैश्वीकरण का असर होता है। तो अब देखिए चीन का भी जो युवा है वो कितने भी लिमिटेड संसाधन से ही उनके जरिए वो देखता है कि बाहर की दुनिया जो है वो कैसे चलती है, बाहर की दुनिया में लोगों को किस प्रकार की स्वतंत्रता होती है, स्वायत्तता होती है, और आप अपने निर्णय अब चीन मतलब सरकार जो है अपने निर्णय नागरिकों पर थोप नहीं सकती। तो जैसे चीन ने एक बार एक बच्चे की नीति लागू की जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए कि भाई हम बस एक ही बच्चा पैदा करेंगे, तो वो लागू हो गई पूरे देश में। अब चीन की सरकार ने वो नीति हटाई है, लेकिन बच्चे अब भी एक ही पैदा हो रहे हैं, क्योंकि अब चीन के लोग उसको परिवर्तित करने को तैयार नहीं है। अब सरकार वहां पे कह रही है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, प्लीज 2 या 3 बच्चे पैदा करो, लेकिन चीन के लोग अब इस बात पे सरकार की नहीं मान रहे हैं। तो सरकार की जो एक मान्यता भी है वो धीरे धीरे कम होती है, और जैसे जैसे वैश्वीकरण आएगा वैसे वैसे लोग सरकार की अपेक्षाकृत कम सुनेंगे। तो इससे क्या समझ में आता है कि तकनीकी क्षेत्र जो होता है, सरकार अगर उसमें एक अवांछित शक्ति लेने की कोशिश करती है तो उसका पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। जो बिजनेस होता है, व्यापार जो होता है, तकनीक जो होती है, उसको थोड़ा राजनीति से मुक्त तरीके से चलने देना चाहिए। यह बिजनेस के ही हित में होता है। यह बात यह आर्टिकल यहां पर आज कहता था। चलिए आज के प्रश्न देखते हैं जल्दी से। तो आपको इनमें से सत्य कथन पहचानना है। NIRF देश में स्कूलों की रैंकिंग है। स्कूलों की है क्या? मैंने क्या बताया था? उच्च शिक्षा की रैंकिंग है, स्कूल नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है। तो आपका पहला कथन गलत हो गया। यह रैंकिंग प्रथम नामक संस्थान करता है? नहीं, प्रथम का जो होता है वो असर सर्वे होता है। यह रैंकिंग कौन करता है? भारत का शिक्षा मंत्रालय करता है। तो यह भी आपका गलत हो गया। आपके दोनों कथन इस सवाल में गलत हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी आपको सत्य कथन पहचानने हैं। भारत और बर्मा के विभाजन की सिफारिश क्रिप्स मिशन ने की थी। क्रिप्स ने की थी क्या? नहीं, क्रिप्स ने नहीं की थी, साइमन ने की थी। तो यह भी आपका गलत हो गया। म्यांमार की सीमा असम से लगती है। यार यह सवाल मुझे पता था आप में से कई लोगों से होगा नहीं, लेकिन यह वो सवाल है जो मैं चाहता हूं आप सीखें। चाहिए तो हम एक बार वापस जाके देख सकते हैं जो मैंने मानचित्र बनाया था। इसका उत्तर नहीं है, नहीं छूती, लेकिन यह सीमाएं आपको पता होनी चाहिए। पड़ोसी देशों की जो सीमाएं हैं वो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप ये देखेंगे म्यांमार जो है
यहां से जा रहा है और असम जो है वो देखिए ये है, तो थोड़ा सा ही छूट जाता है, बस इतना दूर से निकल जाता है। अरुणाचल यहां है, तो ये एक गैप है जिसके कारण असम से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं आपको आने चाहिए, ये जरूरी होते हैं। तो सीमावर्ती प्रश्न अगर आपको नहीं पता है तो उनको आप पता कर लें, उनको आप सीख लें, क्योंकि वो काम आते हैं। ठीक है, तो म्यांमार की सीमा असम से लगती है, यह गलत हो गया और यह भी आपका गलत था। तो आज आपके दूसरे प्रश्न में भी दोनों कथन आपके गलत हैं, दोनों कथन आपके असत्य हैं। ठीक है, चलिए आपका सब्जेक्टिव प्रश्न सीधा सीधा सुहासिनी हैदर वाले आर्टिकल की समरी लिखने को बोला है मैंने आपसे आज, और कुछ नहीं करना। आप में से कई लोग बोलते हैं सर समरी लिखूं कि ना लिखूं, तो ये देखिए मैंने आपको प्रश्न की फॉर्म में समरी लिखने के लिए ही बोल दिया है। भारत अमेरिका संबंध अपवादों पर आधारित हैं, चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से अपवाद लिए गए, और आपको यह भी बताना है कि अपवादों के लाभ क्या हैं, अपवादों के नुकसान क्या है। नुकसान याद है, सुहासिनी हैदर ने एक चेतावनी दी है अंत में, वो आपको बताना है। तो इस प्रकार की चर्चा जो है वो आपको इस प्रश्न में करनी है, एकदम बेसिक सिंपल, और कुछ नहीं है। सीधा सीधा वही उत्तर आपको लिख देना है, जो उनका आर्टिकल है उसकी समरी ही आपको देनी है, यही इस प्रश्न की डिमांड है। जाते जाते आपको एक बार मैं दोबारा बता देता हूं कि यार हमारा P2I कोर्स जो है लास्ट डेट उसकी 30 तारीख है, याद रखिएगा। 28 आज हो गई है, तो आज कल परसों बस 3 दिन है आपके पास। शाम को 6 बजे से बैच होगा। आप हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, बाइलिंगुअल किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं। AJ लाइव कोड का यूज करना मत भूलिएगा, और मात्र 29,999 में आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे फाउंडेशन कोर्स के छात्र या छात्रा हैं और आप चाहते हैं कि आपके कोर्स को P2I में अपग्रेड किया जाए, तो आप एक बार मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको एक विशेष डिस्काउंट के जरिए ये अपग्रेडेशन भी करा दूंगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, ये आपके लिए सिंपल सी प्रक्रिया है। प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक पूरी तैयारी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना आपको। मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, वहां रखा जाएगा, पूरी आपकी ऑफलाइन तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए आपसे और कोई फीस नहीं ली जाएगी, आपका रहना खाना सब वहां पे हम लोग देखेंगे। पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको P2I बैच लेना है। ठीक है, AJ लाइव कोड लगाइए, सिर्फ 30,000 रुपए में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल अगर आप लेना चाहते हैं, 8 ऑप्शनल्स हैं हमारे पास, आप एक बार देख सकते हैं। इसकी जो मैं प्रेजेंटेशन भेजूंगा आप उसमें भी देख सकते हैं। इस वाली स्लाइड को हिंदी साहित्य हिंदी में है, बाकी 7 जो हैं वो पढ़ाया हिंदी में जाएगा, लेकिन उनका जो नोट्स हैं वो अंग्रेजी में है, बाइलिंगुअल हैं। तो आप में से जो लोग कंफर्टेबल हैं वो इनसे भी जुड़ सकते हैं। AJ लाइव कोड लगा के 13,999 में आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मेरे से अगर आपको कोई सवाल पूछना है, कोई डाउट है आपका, तो अतुल जैन UPSC गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस चैनल पे इस क्लास की प्रेजेंटेशन आ जाएगी। atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studiiq.com मेरा email ID है। इन सभी तरीकों से आप मेरे साथ संपर्क साध सकते हैं, मेरे से आप सवाल इत्यादि पूछ सकते हैं। चलिए, तो मैं आपसे मिलूंगा कल शाम 4 बजे एक बार दोबारा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और बस आज के लिए इतना ही। मेरे साथ आज शाम जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।